हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द खबर एसएमएस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपडेट खाड़ी में चल रहे तेल के महासंकट की। और मैं आपको ये बता दूं कि ये संकट बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी ऑयल एक ऐसी चीज है कि जब भी वो किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो चीजें ऑटोमेटिकली मतलब फैलना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से ये जो करंट सिचुएशन चल रही है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में, वो हमें और आपको कैसे इम्पैक्ट करेगी। ना सिर्फ हमें आपको बाकी बाकी वर्ल्ड के बाकी देशों को भी किस तरह इम्पैक्ट कर रही है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम्म? तो ये रहा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ठीक है। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे यूएई है और यहाँ पे ओमान है, और ये पतला सा सकरा सा रास्ता है। ये सकरा सा रास्ता है, 33 किलोमीटर का सकरा सा रास्ता है, जहां से पूरे वर्ल्ड का 20 to 30% ऑयल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। और प्रॉब्लम यहाँ हो गई रखी है कि यहाँ ईरान ने इसे चोक पॉइंट बना रखा है। अमेरिका चाहता है, यूएई चाहता है कि यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट हो जाए और वहां से हिंद महासागर से होते हुए सभी देशों को जाता है। इवन इंडिया को भी यहाँ से इंपोर्ट होता है, इंडिया खुद भी यहाँ से इंपोर्ट करता था। बट आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये कुछ ज्यादा ही मतलब ब्लॉक करके रखा हुआ है, और इसके कारण बहुत ही डिफिकल्टी हो रही है ऑयल एक्सपोर्ट के लिए इन देशों को। इनका तो काफी सारा। तो आइए और डिटेल में इसके बारे में समझते हैं कि देखिए 33 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता है, 2 करोड़ बैरल ऑयल रोजाना यहाँ से इम्पोर्ट होता है। और जो खरीदार देश हैं आप देख सकते हैं कि चाइना है जापान प्लस कोरिया है, इवन इंडिया भी खरीदता है और यूरोप भी खरीदता है। तो ऑयल मतलब हम लेते हैं। और हमारी लेकिन जैसे देखा जाए तो ईरान से ये डिपेंडेंसी कम हो गई थी, क्योंकि हमने थोड़ा कम कर दिया था, जबकि हमारा रशिया से ऑयल 40% था कुछ टाइम पहले तक, और अब वो 20% हुआ था आफ्टर यूएस के साथ में ट्रेड डील के समय कुछ निगोशिएशन हुए थे। और अब वापस इंडिया अब वापस इंडिया जा रहा है 40% की तरफ। तो इवन रशिया ने भी हमें प्रॉमिस किया है कि हम क्या बोलते हैं आपको ऑयल सप्लाई करेंगे ऐसे दौर में। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जहाँ पे सारे जहाज और टैंकर्स रोके गए हैं। एक यूएई का एक फुजराह पोर्ट था, जब यूएई का प्लान भी था, क्या होता था कि यूएई का को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उसके हार्मोज पोर्ट से वहां से निकालने के लिए उसे प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसने सोचा कि फुजराहा पोर्ट है, वहां पे वो अपना की स्टोरेज है, वहां पे वो स्टोर करता है ऑयल्स। ठीक है। वहां से उसने सोचा कि वो एक लंबी पाइपलाइन है जो उनका जो राष्ट्र अरुणा सऊदी अरेबिया का एक बड़ी रिफाइनरी है, वहां से वो उनका एक बड़ी लंबी पाइपलाइन है, जहां से वो फुजरा पोर्ट से वो सोच रहे थे कि वो वहां से ऑयल एक्सपोर्ट कर सकेंगे। एटलीस्ट वो थोड़ा जो जो दूरी जो ब्लॉक पॉइंट है उसको थोड़ा स्किप कर जाएंगे। बट हुआ ये कि उन्होंने ड्रोन अटैक किए, और ड्रोन अटैक में वहां पे जो फुजरा पोर्ट है और जो यूएई का जो ऑयल स्टोरेज है वहां पे भी आग लग गई समहाउ। और राजतरुणा में ड्रोन के हमले के कारण आग लग गई, जो उन्होंने शायद इंटरसेप्ट किया था, बट उसके बाद में कुछ डेब्रिस बचते हैं, उसके कारण आग लग गई। और उसके कारण ये प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम हो गया कि उनके लिए वो ऑप्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि अभी वो उन्हें पहले उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा और फायर को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके वो शायद कुछ उसको ऑपरेशन चालू कर सकेंगे। बट अभी के लिए तो ऐसा ही है। कतर एलएनजी एलएनजी सप्लाई करता था कतर, लेकिन वो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के कारण ब्लॉक्ड है, तो वहां पे भी हमारा मतलब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ओमान ओमान में अमेरिकी सेना रिफिलिंग बेस बना के रखी हुई है। और ईरान तो मतलब डेफिनेटली अभी ईरान भी नहीं कर पा रहा है, कोई निर्यात यहाँ से हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है। ये देखिए, ये द गार्जियन की रिपोर्ट है, द संडे गार्जियन की रिपोर्ट है कि यूएस ईरान और 4 डेज अपडेट। फायर एरप्ट हुआ था, जो मैंने आपको बताया थोड़े टाइम पहले। तेल की कीमतों में 15% उछाल, अभी 83 to 85 पर बैरल चल रहा है। हाँ। और ये और बढ़ने की संभावना है, मींस 10-15%। अगर नहीं रुका, अगर ये जो करंट सिचुएशन है ये नहीं संभली या नहीं सुधरी या एस्केलेशन की तरफ जाती है, तो ये और भी महंगा होगा। और जब भी ऑयल महंगा होता है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ ऑयल महंगा होता है ना? ऑयल से जुड़ी हर एक चीज, हमारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और वो
बाकायदे एट द एंड आके आम आदमी की जेब पे पड़ता है, जो हमें आपको अपनी जेब से पे करना है। ना इससे बड़ी-बड़ी इससे पूरे देश की इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाता है, और जब कॉस्ट बढ़ जाता है तो वो एट द एंड कस्टमर को ही पे करना होता है। तो ये एक थोड़ी चिंता का विषय है, जिसमें हर देश अपनी तरफ से अपने कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को सेव करने में लगा हुआ है कि किस तरह से इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। ठीक है? तो ये देखिए, जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उनका प्लान ए था, एप्सन ऑयल फील्ड था। ठीक है? वहाँ का जो उत्पादन हो रहा था, और वहाँ से 430 किलोमीटर की पाइपलाइन थी फुजरा पोर्ट तक। लेकिन जो वो भी हिट हो गया, तो ये ऑप्शन भी उनके लिए एक खत्म हो गया। ठीक है? जहाँ से 15 से 18 लाख बैरल प्रतिदिन जाता था। ठीक है? अब पहले उड़ा दिया गया था हार्मोस पोर्ट, और यहाँ फुजरा पोर्ट अभी उड़ा दिया गया है। तो समझ लीजिए कि जो हमारा प्लान ए, प्लान बी दोनों ही बंद हो गया है। ठीक है? कतर कतर जो एलएनजी सप्लाई करता था, ग्लोबल एलएनजी 20% यहाँ से आती थी, टोटली उत्पादन बंद पड़ा है। ठीक है? वो भी ये अटैक के कारण, क्योंकि उन्होंने यूएस बेस पे अटैक किया है, बट इस और चोक करके रखा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर वो प्रोडक्शन कर भी लेते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो उन्हें रास्ता खुला चाहिए, वो तो उन्हें मिल नहीं रहा, तो वो करेंगे क्या? ठीक है? यूरोपियन यूनियन इस करंट सिचुएशन को देख के, बिकॉज़ वो ऑलरेडी देख रहे हैं कि जब रशिया का और यूक्रेन का जो वॉर है, अभी ये 4th ईयर में है, ठीक है? जब वो देख रहे हैं कि ये सिचुएशन ऑलरेडी उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई थी। एक तो इन्होंने खुद ने सैंक्शंस लगाए यूरोप ने, ठीक है? उसके बाद में जो वो पाइपलाइन थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई इस वॉर वॉर के दौरान, और अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब ये रीथिंक कर रहे हैं कि हमने ऑलरेडी मतलब 4 ईयर से जो लॉस सह रहे थे, उसको किस तरह रिपेयर किया जाए। तो वो जेलेंस्की को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए आप हमको परमिशन दे दो, मतलब एक अलाउ कर दो, ताकि हम ले लें। और उसमें देखिए, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और यूरोपियन यूनियन, सारे के सारे जो भी हैं, वो सब फंसे पड़े हैं। ये सारे देश परेशान हैं, क्योंकि एट द एंड उन्हें भी जवाबदेही है, उन्हें अपने कंट्री के लोगों के प्रति जवाबदेही है, और उससे वो निपटना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है? तो ये रही यूरोप की बात। अब आते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया का क्या हाल है इसके ऊपर? इंडिया देखिए, अपने सारे ऑप्शन खोल के रखा हुआ है इंडिया ने। इंडिया ने इस चीज को बहुत पहले ही भांप लिया था। हमने अपने पहले ही 45 टू 55 डेज की ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी ऑलरेडी बना रखी है। यहाँ तक कि हमने यूएई को भी ये ऑफर दिया था कि हमारे पास जो स्टोरेज है, जब कोविड टाइम में, जब याद कीजिए कि जब हमारे पास में मतलब कोविड टाइम में ऑयल बहुत सस्ता था, तो उस समय हमने भर भर के रख लिया था। ठीक है? और उसके बाद में यूएई को भी हमने अपने जो ऑयल के टैंक्स है जो बड़े-बड़े, वो हमने वहाँ पे उनको लीज़ पे दे रखे थे कि आप यहाँ पे अपना स्टोरेज कीजिए और यहाँ से सेल कीजिए। ठीक है? लेकिन इन केस ऑफ वॉर और एनी दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, हम आपको एक्सेस मतलब डिनाई कर सकते हैं, वो ऑयल हम यूज़ करेंगे। जो भी है, मतलब ऑफ कोर्स प्राइस तो पे करेंगे, बट एट द एंड कि इस वक़्त इंडिया का मतलब कैपेसिटी एक एक तरफ से अच्छा है। साथ ही इंडिया ने जो हमारा रशिया से जो रिड्यूस किया था, जैन फ़ैब में 20% हो गया था, जबकि हमारा 40% अबोव चल रहा था हमारा इम्पोर्ट रशिया से ऑयल। वो अब हमारा 40% वापस 40% की ओर बढ़ गया। और अब रशिया, पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हम लोग क्या करते, मतलब रशिया कैसे करता था कि वहां से वो ऑयल टैंकर्स भेजता था, और वो कहीं ले जाके के बीच में वो चेंज करके आता था, बट अब वो डायरेक्ट आ रहा है। इवन यूएस ने भी अनाउंस किया कि उन्होंने उन्होंने हमारे ऊपर से सैंक्शंस, रशिया हमें अलाउ किया है रशियन ऑयल बाय करने को। खैर, वो तो अभी बोल रहे हैं, बट हम तो डे वन से कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑयल इज इम्पोर्टेंट टू रन द कंट्री। ठीक है? तो अदरवाइज महंगाई इतनी हो जाएगी कि हम, मतलब एक इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा, और जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है? तो अभी सीधे डेस्टिनेशन इंडिया है, और डायरेक्टली हमें रशिया से भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एट द एंड मतलब इंडिया के लिए ये मामला मतलब काफी सुलझा हुआ रहा। लेकिन जब आप देखेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की, तो इनकी हालत खराब है। क्योंकि इनके पास कुल 28 दिन का भंडार बचा हुआ है, और अब ये कोविड एरा में जाने की बात कर रहे हैं।
ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भाई कि हमको अब क्या बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम वगैरह करवाना पड़ेगा लोगों से, क्योंकि ये अगर दिन भर ऑयल इस तरह खर्च करते रहे तो हमारे भंडार खत्म हो जाएंगे और इनके पास में कोई ऐसा ऑप्शन बचा नहीं है जहां से इन्हें मिल जाए ऑयल। ठीक है, तो इनकी हालत बहुत ही खराब है। ये ऑफिसेस क्लोज करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्कूल्स क्लोज करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये सोच रहे हैं, और ऊपर से इनको लड़ाई भी लड़नी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई लड़ने के लिए तो खैर ठीक है, इस पे हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में आएँगे। बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि क्या ये सच में लड़ सकता है या रेडी है या मत क्या। ये देखिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन क्लासेस पैनिक्ड पाकिस्तान टर्न्स कोविड एरा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो वर्क फ्रॉम होम में जाना चाह रहे हैं। ठीक है? कौन कहाँ खड़ा है, ठीक है? तो ईरान इस वक़्त अपना बदला लेने पे तुला हुआ है। वो सभी गल्फ कंट्रीज़ को निशाना बना रहा है। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर जो है वो यूएस बेसिस उन्होंने जहाँ दे रखे थे उसकी कीमत चुका रहे हैं। यूरोपियन यूनियन हाई कॉस्ट पे कर रहा है किसी और की लड़ाई की। और वो इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रशियन सैंक्शंस को छोड़ने की बात कर रहा है या सोच रहा है, थिंक कर रहा है। इंडिया अब पहले भी रशियन ऑयल खुलकर इंपोर्ट करता था, ट्रम्प के दबाव से शायद कुछ बीच में चेंज हुई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वापस इंडिया अपने प्रीवियस स्टैंड पे ही आएगा और वही करेगा। पाकिस्तान के पास 28 दिन का ही तेल बचा है कुल, और ट्रम्प वहाँ पे अब जो ये जो कंट्रीज़ हैं जो ट्रम्प के भरोसे बैठे थे, उनसे वो दूर से बैठ के जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब सॉल्यूशन तो निकालने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक यूएस नेगोशिएशन में है ईरान से, बट मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होगा, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो इस वक्त सरेंडर के मोड में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ निष्कर्ष रहा कि मतलब मीन्स ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट रही। मैं आपको को अगला वीडियो जल्द लेके आऊंगा, माफ कीजिएगा डिले के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।